तो दोस्त, हमने श्वसन तंत्र का पार्ट 1 पढ़ा और उसमें बाहरी चीज़ देखा कि कैसे श्वसन 4 भागों में बँटता है। तो कैसे गैसों का आदान प्रदान वायुमंडल से हमारे फेफड़ों तक होता है, फिर फेफड़ों की कूपिकाओं के द्वारा कैसे सेल तक, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस कैसे होता है, किस माध्यम से सर्वाधिक परिवहन होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है। और नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं कोशिका के अंदर श्वसन। जब ऑक्सीजन कोशिका के अंदर पहुंच गई तो फिर उसके अंदर कैसे ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी का, ऊर्जा का निर्माण जो है होता है। तो बस इतना हम पढ़ेंगे तो हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर सारे क्वेश्चन हमारे फंस जाएंगे और आप अच्छे से क्वेश्चनों को कर सकते हो, है ना। तो बाह्य श्वसन पढ़ लिया, गैसों का परिवहन पढ़ लिया, आंतरिक श्वसन में रुधिर की कोशिका के बीच जो है, रुधिर से कोशिका के बीच गैसीय विनिमय हुआ कि रुधिर में कोशिका की कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में और रुधिर की ऑक्सीजन कोशिका में कैसे पहुंच गई। ठीक, अब हम कोशिका के अंदर श्वसन पढ़ते हैं। तो कोशिका के अंदर श्वसन क्या होता है कि खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज कोशिका में ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है। मतलब ग्लूकोज जो है कोशिका में ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण, मतलब ग्लूकोज टूटता है। ठीक, तो इसमें दो स्थितियां बनती है, एक अनाक्सी श्वसन, एक ऑक्सी श्वसन। मतलब अनाक्सी श्वसन जब कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है तब जाके एक कैसे ग्लूकोज का टूटता है और क्या प्रक्रिया होती है, और जब ऑक्सीजन होती है तब क्या प्रक्रिया होती है। तो दो चीज़ें हमको जानना है, एक अनाक्सी श्वसन और एक ऑक्सी श्वसन। तो अनाक्सी श्वसन देखते हैं क्या होता है। तो अनाक्सी श्वसन जो होता है, अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अनाक्सी श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और ग्लूकोज, देखो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। ये क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, पहला पॉइंट। दूसरा, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तो दूसरा पॉइंट, जो पॉइंट लिखा है बस इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अब ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन का मांसपेशियों की कोशिकाओं में, ग्लूकोज जो होता है बिना ऑक्सीजन के कहाँ मिलता, क्या कहाँ होता है, मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती है वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। कैसे, ग्लूकोज पहले क्या होता है, पाइरूविक अम्ल में टूटता है, फिर पाइरूविक अम्ल लैक्टिक अम्ल बन जाता है। मतलब बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज जो है किसमें टूट जाता है, लैक्टिक अम्ल में। C3H6O6 ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाला होता है और ये C3 3 कार्बन वाला हो गया। तो इसका मतलब ये उसका आधे भाग में टूट गया, 2 लैक्टिक अम्ल बन गए ग्लूकोज के, है ना। तो कहाँ होता है, मांसपेशियों की कोशिकाओं में। अब बैक्टीरिया एवं ईस्ट की कोशिकाओं में, बैक्टीरिया और ईस्ट की जो कोशिकाएं होती है वहाँ क्या होता है, ग्लूकोज के टूटने से इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। मतलब इथाइल अल्कोहल, मतलब ईस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल बन जाता है। तो ये हमारे काम की चीज़ हो जाती है, देखो, इसीलिए इसे शर्करा किण्वन भी कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को भी शर्करा किण्वन कहते हैं। और जो प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसको कहते क्या है, ग्लाइकोलिसिस बताते हैं आगे। अब अनाक्सी श्वसन जो होता है, अनाक्सी श्वसन के अंत में क्या बनता है, पाइरूविक अम्ल बनता है और C3H4O6। ठीक, ये पाइरूविक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और पाइरूविक अम्ल, ध्यान देना, बिना ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति होगी तो लैक्टिक अम्ल और पाइरूविक अम्ल हमारा बनेगा। फिर जब ये अनाक्सी श्वसन है ना, ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, इसके आगे फिर पाइरूविक अम्ल तक पहुंचा तो अनाक्सी श्वसन हो। ठीक, फिर ऑक्सीजन अगर मिल गई कोशिका में तो फिर उसके आगे और प्रक्रिया होती है, तो उसको देखेंगे। पहले हम ये जाने कि अनाक्सी श्वसन में लास्ट स्टेप क्या होता है, पाइरूविक अम्ल बनता है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला होता है तो ग्लूकोज टूट करके 3 कार्बन वाला पाइरूविक अम्ल बन जाता है। अब इसके अंतर्गत होने वाली संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो अब ये भी जान गए हम ना कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो कोशिका के अंदर ग्लूकोज टूटता है तो उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस चक्र कहते हैं। ठीक है, और ये अंकुरित होते हुए बीजों में पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, एक एक पॉइंट जिसमें कह रहा हूँ कलर कर देता हूँ, समझ लो कि बच रही एग्जाम में आया है, एकदम इम्पोर्टेंट है। श्वसन का संपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है, श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया, जो अनाक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया होती है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ, बस इतने क्वेश्चन आपको पढ़ना है भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहते। अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण मांसपेशियों कोशिकाओं में होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, बैक्टीरिया ईस्ट कोशिकाओं में पाया जाता है, पाइरूविक अम्ल बनता है और अंतर्गत इसको ग्लाइकोलिसिस चक्र कहते हैं। और ये श्वसन की संपूर्ण क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और ग्लाइकोलिसिस को
ईएमपी पथ भी कहते हैं, थोड़ा बताते हैं, वो भी आगे बता देते हैं ना। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है भाई। थैंक यू। आगे देखते हैं, आगे मतलब नेक्स्ट स्टेप। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ठीक, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सी जैसे नाम से ही होता है, ऑक्सीजन मतलब यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, मतलब ऑक्सीजन जब सेल्स में पहुंचेगी तभी यह क्रिया होगी, है ना। अब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, दूसरा वहाँ पर आंशिक ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पर पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीजन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज किस में बनता है, CO2 और जल बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, तो ध्यान रखना कि ऑक्सीजन में ग्लूकोज के टूटने का अंतिम स्टेप में CO2 और जल बनता है और एनर्जी उत्पन्न होती है। फिर यही CO2 जो है बाहर निकल जाता है हमारे सांस के द्वारा। CO2 कोशिका में CO2 निकला, फिर ये ब्लड के द्वारा होते हुए फेफड़े में पहुंचा, फेफड़े से फिर वायुमंडल में निकल जाता है। ठीक, अब कोशिकीय श्वसन जो है जटिल प्रक्रिया है, जिसको दो भाग होते हैं। एक तो जो अभी हमने पढ़ लिया ग्लाइकोलिसिस पार्ट होता है, और दूसरा क्रेब्स पार्ट। मतलब अनाक्सिक श्वसन में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस पार्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता, और यहाँ पहले ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये बनेगा ऑक्सीजन, मतलब ये बनेगा पहले, तो मतलब ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया तो होगी ही, फिर ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो फिर उसके आगे की भी प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता क्या है, ग्लूकोज का टूटना। ये भी एक क्वेश्चन पूछा था, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब अर्थ क्या होता है, तो ग्लूकोज का टूटना और पाइरूविक अम्ल बनना। सर्वप्रथम अध्ययन एम्बेडेन मेयरहाफ पार्सन ने किया था, इसलिए इसे ईएमपी पथ कहते हैं ना, ये भी ध्यान रखना। यह प्रक्रिया ऑक्सी एवं अनाक्सी श्वसन दोनों में होती है। ठीक, पढ़ लिए ना, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी में भी हुई थी और ऑक्सी में भी हो रही है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जब ये पहले तो है ऑक्सी श्वसन, लेकिन पहले ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये प्रक्रिया होगी, इसके बाद ऑक्सीजन मिलेगा। ग्लूकोज के एक अणु पाइरूविक अम्ल के दो अणु बनाते हैं। ग्लूकोज को भी पता पड़ा ना, ग्लूकोज के एक अणु पाइरूविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है, 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लाइकोलिसिस में कितनी ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। और यह प्रक्रिया होती कहाँ है, कोशिका द्रव्य में। और अगली प्रक्रिया कहाँ होती है, फिर आगे, इसके आगे की प्रक्रिया जब होगी तो उसको क्या नाम दे दिया गया, क्रेब्स चक्र भाई। उसके आगे अब जो है इसका वर्णन किसने किया, हैंस क्रेब, याद रखना। इसको साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह कोशिका में के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम की उपस्थिति में होती है। कहाँ होती है क्रिया, क्रेब्स चक्र की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में, वो कोशिका द्रव्य ही माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 जल का निर्माण होता है, पढ़ चुके हैं। ग्लूकोज के एक अणु से 2 ATP प्लस 36 ATP बराबर 38 ATP, मतलब 2 ATP ग्लाइकोलिसिस में और 36 ATP क्रेब्स चक्र में, टोटल 38 ATP। और अनाक्सिक श्वसन में ग्लाइकोलिसिस बस होती है तो वहाँ 2 ATP का। अब हम थोड़ा इसको इम्पोर्ट और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो दोस्त, इसको हम थोड़ा समराइज करके लिख लिए हैं ताकि हमको और आसानी हो जाए। ऑक्सीजन श्वसन, अनाक्सिक श्वसन। ऑक्सीजन श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनाक्सिक श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। प्रथम चरण में कोशिका द्रव्य में होती है ऑक्सीजन श्वसन का, प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में, और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में। अनाक्सिक श्वसन का एक ही चरण होता है तो कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 तथा जल बनता है, ध्यान देना। और अनाक्सिक श्वसन के अंतिम में लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाइरूविक अम्ल बनता है। ठीक, ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP अणु बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP ऊर्जा के अणु बनते हैं, और इसमें 2 ATP ऑक्सीजन में। ठीक, तो समझ लेना ऑक्सीजन और अनाक्सीजन दोनों प्रक्रिया होती है। अब थोड़ा और हम पढ़ लेते हैं कुछ फैक्ट्स जो हम नोट्स में नहीं। देखिए, श्वसन के दौरान श्वसन के दौरान कितनी वायु हमारे फेफड़े में जाती है, तो लगभग 500 ml। मनुष्य में सांस की दर कितनी होती है, 12 से 15 टाइम पर मिनट। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन में ध्यान रखना, हीम लौह तत्व है, ग्लोबिन प्रोटीन, एक रंगहीन प्रोटीन होती है। तो पूछ लेता है क्वेश्चन, ये समझ लीजिए कि नोट से हमारी फालतू चीज़ें कुछ नहीं लिखी है, तो हर एक चीज़ें का इंपॉर्टेंट। ये लौह तत्व लिखा है, इसका मतलब पूछा होगा कि लौह तत्व हीम क्या होता है। ग्लोबिन अलग से लिखा है, मतलब सही लिखा ही होगा, इंपॉर्टेंट है, आया ही होगा। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूविक अम्ल में विघटन, जब ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन होता है तो कोशिका द्रव्य में होता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है। एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब पाइरूवेट अम्ल का फिर CO2 जल में प्रक्रिया बनती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, और ये ऑक्सीजन होता है जो कि क्रेब्स चक्र के अंदर होता है। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा सांद्रता कमी आएगी तो क्या होगी, श्वास की गति बढ़ जाएगी। फेफड़े में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है, तो कोशिकाओं में होता है। फेफड़ों की जो कोशिकाएं एल्वियोली होती है और ब्लड सेल्स के बीच में जो है आदान प्रदान होता है।
और ये कैसे होता है, दाब के अंतर के कारण होता है। कहीं फेफड़े में दाब ज़्यादा हो जाएगा तो रक्त नलिकाओं में दाब कम होगा, तो ऐसे दाब के अंतर का आदान प्रदान हो जाता है। भोज्य पदार्थों की ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। और वायु का संगठन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। श्वसन में अंतः श्वसन और निःश्वसन। अंतः श्वसन मतलब शरीर के श्वास से वायुमंडल की गैसों को अंदर लेना और बाहर करना, निःश्वसन। तो कितना अंदर लेते हैं, 79% अब हो गया। ऑक्सीजन कितना, 21%। CO2 0.03 ये इतना हम लेते हैं, जितना वायुमंडल का संगठन होगा उतना ले लेते हैं। निःश्वसन में 79%, ये 79% है। और ऑक्सीजन 17% और कार्बन डाइऑक्साइड 4%, ये हम शरीर से बाहर छोड़ते हैं, है ना। तो ये पहले 78% था, अब वो 79% हो गया भाई, इसको ध्यान रखना। ये पहले 78% होता था। तो ऐसे करके हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो गया श्वसन तंत्र। अब इसके बाद आप अगर अच्छे से इसी चीज़ को, इसी नोट्स को बार बार समझ लेंगे ना दोस्त, इसके बाद कहाँ ही भटकने की जरूरत है। घंटों घंटों क्लास लेने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ पड़ेगी। हम घंटे घंटे क्लास लेने के बाद ही ऐसी नोट्स तैयार करते हैं कि ये हैं। और कई सारे एग्जाम देने के बाद समझ में आया कि सारे क्वेश्चन इसके अंदर ही आते हैं। घुमा फिरा के इसी को बार बार रट लो दोस्त, निकालो एग्जाम। थैंक यू, अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।